गुड इवनिंग एवरीवन। एफ और फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन किया था। इस एपिसोड में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस जो है म्यूचुअल फंड में, कौन कौन से टाइप्स के म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट रहेगा कितने टाइप के मेजर म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली तीन तरह के म्यूचुअल फंड आते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो भी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अदर तरह के जितने भी फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट हैं उस तरह के म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे डेट म्यूचुअल फंड कहा जाता है। थर्ड इज गोल्ड म्यूचुअल फंड। फिजिकल गोल्ड के बजाय अगर आप पेपर एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो गोल्ड में, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड भी आते हैं जहां पे हर महीने आप 1000, 2000, 3000, 5000 जैसी कोई अमाउंट से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड के तौर पे गिना जाता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन कौन से टाइप्स के म्यूचुअल फंड आते हैं इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट इज लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप मतलब जो 1 से लेके 100 नंबर की बिगेस्ट कंपनी है वो स्टॉक्स को लार्ज कैप स्टॉक्स बोला जाता है। तो उसी तरह से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आते हैं, वहां पे फंड मैनेजर की लिमिटेशन होती है कि वो सिर्फ 1 से लेके 100 नंबर की जो लार्ज कैप मतलब ब्लू चिप कंपनीज होती है उसी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन आता है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में 101 से लेके 250 नंबर की जो कंपनी है वहां पे ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो उस तरह के म्यूचुअल फंड को मिड कैप फंड बोला जाता है। थर्ड वन इज स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स मतलब 251 से लेके जहां तक स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स अवेलेबल हैं वो पूरा का पूरा सेगमेंट बोला जाता है स्मॉल कैप सेगमेंट। तो वहां पे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है उसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टी कैप फंड। दिस इज अ वेरी यूनिक बट वेरी यूजफुल कैटेगरी। मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर खुद डिसाइड करेगा कि उसे लार्ज कैप अच्छा लगता है, मिड कैप अच्छा लगता है या स्मॉल कैप अच्छा लगता है। तो उस टाइप के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से वो अपने फंड को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेट करेगा और उसके ऊपर उसको रीबैलेंसिंग की भी परमिशन होती है, जहाँ पे ओवर अ पीरियड अगर उसको लगता है कि लार्ज कैप में वैल्यूएशन बढ़ गए हैं तो वो मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाएगा। उसको लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है तो वो ओवर अ पीरियड लार्ज कैप में रीबैलेंसिंग करता रहेगा। तो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा कंफ्यूज ना होना है तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है विच इज़ हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इटसेल्फ सजेस्ट के वहाँ पे इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हाइब्रिड फंड बोला जाता है। हाइब्रिड फंड में मेजरली 65 to 70% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें भी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप हर एक तरह के शेयर्स होते हैं और अराउंड 35 to 40% इन्वेस्टमेंट होता है डेट कैटेगरी में, मतलब बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तरह के इन्वेस्टमेंट में। उससे क्या होता है हाइब्रिड कैटेगरी में फंड मैनेजर विल डिसाइड कि अगर उसे इक्विटी एक्सपेंसिव लग रही है तो इक्विटी में से पैसा निकाल के डेट में अपना एक्सपोजर बढ़ाएगा और इक्विटी अगर उसको लगता है कि मार्केट की वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है, उसको इक्विटी में ज़्यादा पैसा रखना है तो इक्विटी में वो अपना जो भी एलोकेशन है वो 70, 75, 80% तक ले जाएगा। तो हाइब्रिड फंड इज काइंड ऑफ डायनेमिक या तो बैलेंस फंड जो पहले कैटेगरी आती थी उस तरह के फंड को कहा जाता है। लास्ट पॉइंट आता है ईएलएसएस। ईएलएसएस मतलब जो आपको टैक्सेशन में एटीसी का बेनिफिट मिलता है हर साल 1.5 लाख रुपीस। तो उसके लिए स्पेसिफिकली एक कैटेगरी आती है जिसे ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, वो एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जहाँ पे आपको एटीसी का टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन ईएलएसएस फंड में कंपलसरी लॉक इन होता है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कोई भी सिचुएशन में आप 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 3 रास्ते हैं। फर्स्ट विच इज वेरी कॉमन, विच इज लंप सम इन्वेस्टमेंट। लेट्स से आपके पास 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, जो आपको वन टाइम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देना है। तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट को लंप सम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है SIP, विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर ओवर अ पीरियड, बिकॉज काफ़ी सारे उसके बेनिफिट है, जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड भी बनाने वाले हैं। SIP का पूरा नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप कंपनी को एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि हर महीने मुझे 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 अ सर्टेन अमाउंट एक फिक्स डेट को इन्वेस्ट करना है। तो क्या होगा कि लेट्स से आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड में SIP डिसाइड की 5,000 रुपीज़ की और डेट फिक्स की 10th ऑफ एवरी मंथ। तो हर महीने की 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में से पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपये, और वो 5,000 रुपये एक्सिस ब्लू चिप के यूनिट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक सिस्टम मैनेज होती है, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा ऑटो डेबिट मोड पे होता जाता है, आपको हर महीने चेक देने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड ऑप्शन होता है STP मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना है वन टाइम, लेकिन आप सोच रहे हो कि मार्केट काफ़ी बढ़ गया है, आप कंफ्यूजन में हो कि अभी इन्वेस्टमेंट करूं या मार्केट गिरने की वेट करूं। तो ऐसे सिचुएशन में STP करना बहुत ही ज़्यादा एडवाइजेबल है, जहां पे सिस्टमेटिकली ओवर अ शॉर्ट पीरियड 3 महीने 6 महीने के पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। STP के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया है, जो आप फेसबुक पेज पे रेफर कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने के ये 3 रास्ते हुए, लंप सम, SIP एंड STP। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो तो कौन कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि जब मार्केट तेजी में होता है, मार्केट में जब एक बहुत अच्छा रन चल रहा होता है, तो उस सिचुएशन में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाते हैं। चलो शॉर्ट टर्म में मैं भी इन्वेस्टमेंट कर दूं और जो भी मार्केट में तेजी हो रही है उसका मुझे बेनिफिट मिले। लेकिन इक्विटी मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है। एक स्टडी के हिसाब से हर साल मार्केट ऑलमोस्ट लो से हाई के बीच में 20% की मूवमेंट आती है। तो सिर्फ और सिर्फ तेजी की वजह से आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हो, वेदर इट इज इन डायरेक्ट स्टॉक और म्यूचुअल फंड और एनी अदर एसेट, तो वो चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट में अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है जो उससे ही कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। जैसे पिछले 3-4 महीनों से काफ़ी सारे क्लाइंट के मुझे फ़ोन आते हैं कि इन्वेस्टमेंट मार्केट बहुत बढ़ गया है और इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो क्या हमें फंड विड्रॉ कर लेना चाहिए? या तो काफ़ी सारे लोगों ने गलती की, पिछले मार्च में जब मार्केट सेंसेक्स ऑलमोस्ट 25,000 आ गया था, तो 25,000 या 30,000 के बीच में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे विड्रॉ कर लिए, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो पहले ही मैंने स्टेटमेंट बताया कि इक्विटी मार्केट में कभी भी लीनियर रिटर्न नहीं होता। इक्विटी मार्केट हमेशा वॉलेटाइल होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ये वॉलेटिलिटी पहले भी रही थी, आगे जाके भी रहने वाली है, और हर 2-3 साल में मार्केट 10, 15, 20%, 30% बिकॉज ऑफ मैनी ग्लोबल रीजन, डोमेस्टिक रीजन, किसी भी रीजन की वजह से मार्केट गिरते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा तेजी या मंदी आ जाए तो आपको पैसा निकाल लेना है, ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और ये चीज़ को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली क्लाइंट ने मुझे पूछा कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, लेकिन मेरा होराइजन सिर्फ यहाँ से 6 महीने 1 साल का है। तो मार्केट की हमेशा डिस्कशन होती रहती है, तो मैंने उनको बताया था कि यहाँ से मीडियम टर्म में भी, मतलब 1 से 2 साल के लिए भी मार्केट पॉजिटिव लग रहा है और अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि 6 महीने या 1 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, आप मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड सजेस्ट कीजिए। तो ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। मार्केट कितना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर आपका होराइजन 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल, मतलब एनीथिंग लेस देन 3 ईयर है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। और
एक डेढ़ साल के बाद भी आपका पैसा नेगेटिव, मतलब आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसकी वैल्यू एक डेढ़ साल के बाद भी 90,000 हो सकती है। बिकॉज मार्केट आर वॉलेटाइल, मार्केट शॉर्ट टर्म में रिस्की भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड को चूज कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट विदाउट एडवाइजर। काफ़ी सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुके हैं जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट किया जाता है कि आप अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो थ्रू एनी एप्लीकेशन तो आपका एडवाइजर का जो भी एक्सपेंसेस होता है 0.5% और 1% काइंड ऑफ वो आपको आपका बच जाएगा। लेकिन जितने भी इन्वेस्टर हैं जिनको इक्विटी के मार्केट के बारे में फंडामेंटल नॉलेज नहीं है और जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या तो ओवर अ पीरियड म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में रिसर्च करने का टाइम, कैपेसिटी या तो नॉलेज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफ़ी सारे लोग जो बिना एडवाइजर के खुद गूगल अप करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे वो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने का एक ही पैरामीटर रखते हैं कि किस फंड ने पिछले 3 साल 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और उसी म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में स्कीम सिलेक्शन करने के काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे आपका टाइम होराइजन क्या है, आपकी एज क्या है, आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको एटीसी में इन्वेस्टमेंट करना है या नॉन लॉक इन वाले एटीसी म्यूचुअल फंड में जाना है, आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे पर्पस या कौन से गोल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर आते हैं जिसके लिए आपको एक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आप बिना एडवाइज़र के खुद म्यूचुअल फंड या कोई भी अदर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत रिस्की माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनएफओ। एनएफओ का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। मार्केट में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन, खास करके बैंक्स या ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड सेल करना है, ना कि एडवाइस करना। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी इस तरह की नई स्कीम आती है एनएफओ, तो वहाँ पे कस्टमर को फ़ोन करके बोला जाता है कि ये नई स्कीम आई है, 10 रुपये के रेट से आपको यूनिट मिल रहे हैं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 10 रुपये के भाव से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और 100 रुपये जिसकी एनएवी हो चुकी है उसमें आपको कम रिटर्न मिलेगा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये वाली स्कीम में आपको परसेंटेज गेन कितना मिल रहा है उसके ऊपर ही कोई भी म्यूचुअल फंड डिपेंडेंट होता है। तो जनरली बिना कोई कंसेप्ट के, जैसे मार्केट में हर महीने 5-10 एनएफओ आते रहते हैं, तो कोई लॉजिक के बिना वो सिर्फ 10 रुपये में यूनिट मिल रहा है उसकी वजह से मैं एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करूँ, तो वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये आदत होती है कि जैसे ही कोई 10 रुपये वाला म्यूचुअल फंड आता है उनके लिए वो अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ज़्यादा यूनिट कैप्चर कर पाऊंगा, 10 रुपये वाली एनएवी है इसलिए। लेकिन ये एक पैरामीटर नहीं है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने का। तो इसी वजह से अननेसेसरीली आपके अपने पोर्टफोलियो में एनएफओ को ज़्यादा अहमियत देना अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच।